नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे का आज अंतिम दिन। उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ, पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति से की मुलाकात। आपसी संबंधों पर हुई चर्चा। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के तूतीकोरेन में विकास की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय संपर्क, स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूके के साथ हुए एफटीए से देश को मिलेगा लाभ। कहा, एक विकसित देश के साथ हमने अपनी शर्तों पर किया समझौता। संवेदनशील क्षेत्रों में भारत ने अपने हितों को रखा सुरक्षित। छब्बीसवां करगिल विजय दिवस आज। देश कर रहा है वीर सपूतों के अदम्य साहस और शौर्य को नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को दी श्रद्धांजलि। और महिला शतरंज विश्व के कप के खिताबी मुकाबले में पहले चरण में आज दिव्या देशमुख और ग्रैंड मास्टर कुरेरू हम्पी होंगी आमने सामने। पहली बार फाइनल में दो भारतीय एक दूसरे को देंगे चुनौती। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मालदीव में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ही अपने ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा संपन्न कर भारत लौट आएंगे। मालदीव यात्रा के दूसरे दिन वहां के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी चर्चा भारत मालदीव मैत्री के प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित रही। दोनों देश बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करना जारी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। हम आने वाले वर्षों में साझेदारी को और गहरा करने की आशा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मालदीव की गहरी मित्रता, जिसमें दोनों देशों के जो सांसद हैं उनके बीच घनिष्ठ संबंध हैं, और उस पर चर्चा की गई। 20वीं मजलिस में भारत मालदीव संसदीय मैत्री समूह का गठन हुआ, जो द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। भारत मालदीव में क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए प्रतिबद्धता है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोहम्मद नशीद हमेशा से भारत मालदीव मैत्री के प्रबल समर्थक रहे। उन्होंने बताया कि इस बारे में बात की गई कि मालदीव हमेशा हमारी पड़ोसी पहले नीति और महासागर दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहेगा। भारत क्षमता निर्माण, विकासात्मक सहयोग के माध्यम से मालदीव का समर्थन करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार करते हैं। इस बात की पुष्टि कई बार रेटिंग एजेंसियां कर चुकी हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपनी एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बताया। ये डेटा 4 से 10 जुलाई 2025 के बीच सर्वे कर इकट्ठा किया गया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 59% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 45% से कम अप्रूवल के साथ 8वें स्थान पर। पीएम मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 4078 दिन पूरे कर लिए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ा है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चौथे स्थान पर हैं। उन्हें 56% वोट मिले। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज़े 5वें स्थान पर हैं। उन्हें 54% वोट हासिल हुए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलई 30वें स्थान पर, उन्हें 57% वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री तूतीकोरेन में आज 4900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से न सिर्फ क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी।
मालदीव की सफल यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधे तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी हवाई, सड़क, रेल, बंदरगाह और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल भवन का निर्माण 17,340 वर्ग मीटर में किया गया है। लगभग 4900 करोड़ रुपए से योजनाएं, चाहे एनएच के क्षेत्र की हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र की हो, चाहे पोर्ट क्षेत्र की हो, और विशेष रूप से ये जो नया टर्मिनल एक बना है उसके लिए हैं, तो खुद आ रहे हैं और सौगात दे रहे हैं इस क्षेत्र को। अभी तक हमारा जो टर्मिनल था इसका क्षेत्रफल केवल 1000 स्क्वायर मीटर था, और जो नई बिल्डिंग बन रही है इसका क्षेत्रफल 17,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है। और अभी यहाँ पे केवल एक ATR उतरता है जो 72 सीटर होता है, छोटा विमान होता है। रनवे की लंबाई 1300 मीटर से बढ़ के 3000 मीटर हो चुकी है, तो इससे बड़े जहाज यहाँ पे आ सकेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर जो आर्थिक विकास है, जो यहाँ पे हमारी जो दूसरे गतिविधियाँ हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में सड़क क्षेत्र में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसमें NH-36 पर सेठिया थोप से चोलापुरम तक 50 किलोमीटर की 4 लेन सड़क और NH-138 पर तूतीकोरिन बंदरगाह तक 6 लेन का संपर्क मार्ग शामिल है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि एयरपोर्ट में सुविधा विस्तार से यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। यहाँ पे कैसा ये पर्ल सिटी और हार्बर सिटी माने जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे अपना ट्रेडिंग वर्क वगैरह हार्बर के थ्रू होता है। अभी ये एयरपोर्ट की वजह से आप देखिए साउथ इंडिया को और स्पेशली साउथ तमिलनाडु को बहुत बड़ा एक ताकत मिल जाती है व्यापार के रूप में। यहाँ के व्यापारी अब हर टाइम पे चेन्नई जाके वैसा वहाँ से करना पड़ता था व्यवहार वगैरह सब एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए। अभी यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा व्यापार लोग का खास करके, और उसके थ्रू क्या है एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगा यहाँ पे। यहाँ पर सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाले 300 बोट्स हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये बोट्स ली हैं। अब एयरपोर्ट की वजह से मछलियों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यहाँ पर गारमेंट्स का एक हब है। हम लोगों को सूरत, मुंबई और दिल्ली जाने के लिए अब अच्छा अवसर मिलेगा। व्यापारियों के लिए ये एक एनर्जी बूस्ट की तरह काम करेगा। सूरत, अहमदाबाद, मुंबई जाने के लिए पहले मदुरई या चेन्नई एयरपोर्ट से जाना पड़ता था। इससे समय बहुत लग जाता था। अब यहाँ एयरपोर्ट हो जाने से सीधे जा सकेंगे, समय बचेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिदम्बरनार बंदरगाह पर 285 करोड़ रुपए की लागत से बने नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 का उद्घाटन भी करेंगे। इससे माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स में तेजी आएगी। रेलवे क्षेत्र में भी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इनमें मदुरै बोदिना यकनूर लाइन का विद्युतीकरण, नागरकोइल कन्याकुमारी और अरलवय मोजी नागरकोइल खंडों का दोहरीकरण शामिल है। इनसे यात्रा समय घटेगा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एक प्रमुख विद्युत पारेषण परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। यह कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाएगी और राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री का यह दौरा तमिलनाडु के विकास को नई दिशा देने वाला है। इन परियोजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा, बल्कि हवाई, रेल और समुद्री संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विस्तार को भी नई गति मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते से भारत को काफी लाभ होगा। किसानों, मछुआरों और कारीगरों को अपार अवसर प्रदान होंगे। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगाया, हस्ताक्षर हुए। उस दिन दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया एक गेम चेंजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अपार अवसर लेके भारत के किसानों के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए, MSME सेक्टर के लिए, कामगारों के लिए, युवा युवतियों के लिए, मछुआरों के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग लाभ, बड़ा लाभ देने का काम करेगा।
एक बहुत बड़ा संदेश लेकर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसके तहत जो लाभ भारत को मिलेगा वो हम सब आगे आने वाले वर्षों में देखेंगे। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता यानी इंडिया यूके FTA भारतीय राज्यों के लिए नए निर्यात अवसर खोलने जा रहा है। महाराष्ट्र के ऑटो पार्ट्स से लेकर बंगाल की चाय और राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट तक लगभग हर राज्य को लाभ मिलने वाला है। टैरिफ कटौती और यूके में बेहतर बाजार पहुंच के साथ फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, सी फूड और MSME सेक्टर को खासा फायदा होगा। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि राज्यों के लिए भी वैश्विक स्तर पर नए अवसर खोल रहा है। इस समझौते से अलग अलग राज्यों को उनकी निर्यात क्षमता और औद्योगिक कौशल के हिसाब से विशेष फायदा होगा। महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग सामान, दवाएं और रेडीमेड कपड़ों का निर्यात बढ़ेगा, तो पुणे, मुंबई, इचल करंजी जैसे औद्योगिक केंद्र से ऑटो पार्ट्स, जेनरिक दवाइयों और वस्त्रों का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। इस समझौते से गुजरात के अहमदाबाद से फार्मा, सूरत और भरूच से रसायन, राजकोट से इंजीनियरिंग और वेरावल से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी ब्रिटेन के बाजार तक आसान पहुंच का फायदा होगा। तमिलनाडु को कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा। तिरुपुर में परिधान, वेलोर में चमड़ा और चेन्नई में ऑटो पार्ट्स का निर्यात बढ़ेगा और ब्रिटेन में मांग बढ़ने और टैक्स हटने से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। कर्नाटक के इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा क्षेत्र को फायदा होगा, तो वहीं बेंगलुरु के मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातों को लाभ होगा और फार्मा इकाइयां भी अपने निर्यात को बढ़ा सकेंगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा से समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, जबकि गुंटूर के वस्त्र उद्योग को भी लाभ मिलेगा। वहीं ओडिशा के पारादीप और बालसोर से सी फूड का निर्यात बढ़ेगा, जबकि यहाँ के हैंडीक्राफ्ट भी ब्रिटेन में अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। भारत यूके FTA से पंजाब में लुधियाना के कपड़ा निर्यातकों और ऑटो पार्ट्स निर्माताओं को जहां फायदा होगा, वहीं कोलकाता के चमड़ा उत्पाद और दार्जिलिंग की चाय की भी यूके में मांग बढ़ेगी और पश्चिम बंगाल के प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को भी नया बाजार मिलेगा। केरल के कोची और अल्पुझा से झींगा, टूना और काली मिर्च का निर्यात बढ़ेगा, तो राजस्थान के जयपुर के गहनों के साथ ही जोधपुर के फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट को भी यूके के बाजार में विस्तार का मौका मिलेगा। दिल्ली NCR के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वस्त्र, गहनों और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए यूके के खुदरा विक्रेताओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं गुड़गांव और फरीदाबाद के निर्यातकों को भी इंजीनियरिंग और कपड़ा सामान के लिए यूके के टैक्स फ्री एंट्री से फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, कानपुर के चमड़े के उत्पाद और नोएडा के कपड़ों के निर्यात में भी तेज उछाल की उम्मीद है। मतलब साफ है, भारत ब्रिटेन FTA पूरे देश के औद्योगिक परिदृश्य को नई ऊर्जा देगा। इससे न सिर्फ निर्यात में इजाफा होगा, बल्कि MSME सेक्टर को वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। DD न्यूज के लिए तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। आज 26वां कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। पूरा देश कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन कर रहा है। ये दिन भारतीय सेना के वीर सपूतों की वीरता और शौर्य को समर्पित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश पर मर मिटने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये दिवस हमारे जवानों की असाधारण वीरता, साहस, दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने लिखा कि देश के प्रति उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा, देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है, जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने विजिटर्स बुक में अपने विचार भी अंकित किए। ये दिन भारतीय सेना के वीर सपूतों की वीरता और शौर्य को समर्पित है।
तो 26वां कारगिल विजय दिवस, जहां पर विजिटर्स बुक में अपने विचारों को अंकित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जोशीमठ में भारतीय सेना ने एक प्रभावशाली युद्धाभ्यास का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक रविग्राम खेल मैदान में पहुंचे। यह अभ्यास नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दौरान भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। हवा से जमीन पर उतरते और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते हुए जवानों की मुस्तैदी और सटीकता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान कई लोगों ने इस रोमांचक अभ्यास का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया, जिससे सेना के शौर्य की गूंज दूर दूर तक पहुंची। कारगिल विजय दिवस भारतीय इतिहास में शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। इस अवसर पर सेना द्वारा किया गया यह युद्धाभ्यास न केवल हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और तैयारी को दर्शाता है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा और विश्वास की भावना जगाता है। यह आयोजन जोशीमठ के नागरिकों के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण बन गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज द्रास में कारगिल विजय दिवस को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, यह दिन हमारी सेना के दम में साहस और शौर्य की गाथा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे देश को छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम विकसित भारत के लिए हमारी विरासत से प्रेरणा लेंगे। विरासत क्या है? हमारे देश को कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन हमारे देश को कोई छेड़ेगा, हमारे देश के सरहद के सामने कोई ऊंची आंख करके देखेंगे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी हमारा देश जानता है, हमारी सेना जानती है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना किसी से कम नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के इरादों को ध्वस्त कर दिया था। ये कारगिल विजय दिवस, जहां हम कारगिल विजय की दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर उन बहादुर सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं। और अब वह दिन आपने देखा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अब ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना किसी से कम नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर में तो दुनिया हतप्रभ कि भारतीय सेना ने मात्र कुछ मिनटों के अंदर ही पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। और बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान में कहा कि माफी मांगना राहुल गांधी के भाग्य में लिखा है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी बहुत देर में समझ पाते हैं अभी जो कर रहे हैं उसके लिए वो 10 साल के बाद माफी मांगेंगे। फिर सिख दंगों पर माफी मांगी। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़ गए हैं। अनुज, लगातार जिस तरह की बयानबाजी की जाती है राहुल गांधी के द्वारा, साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने इन बयानों के लिए, जो तथ्यात्मक भी नहीं होते, माफी मांगनी चाहिए। देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात है कि आज जो शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो एक सवाल के जवाब में दिया है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति आज कांग्रेस कर रही है संसद के अंदर, क्योंकि अभी सत्र चल रहा है, उसमें जिस तरह के हो हंगामे लगातार जारी हैं, संसद नहीं चल पा रही है। और इसके अलावा जो मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो SIR का मुद्दा, बिहार का मुद्दा हो, उसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक मुद्दे पर नहीं बल्कि कई मुद्दों पर लगातार माफी मांग चुके हैं, और वो भी ऐसे मुद्दे जिस पर कांग्रेस ने फैसले किए थे, कांग्रेस की सरकारों ने फैसले किए थे। आपातकाल को लेकर जब उनसे एक इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पूछा गया था, तब भी उन्होंने कहा था कि हालांकि मैं उस दौरान नहीं था, लेकिन उस समय जो कुछ हुआ वो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और उसके लिए वो एक तरीके से माफी मांगते हैं। दूसरी हम बात करें जो सिख दंगे, इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, उनके मारे जाने के बाद जो सिख दंगे भड़के थे और कांग्रेस के नेताओं की उसमें आंचल भूमिका सामने आई थी, चाहे हम सज्जन कुमार
सिंह जो सांसद रहे हैं उनकी बात करें, उनको आजीवन कारावास भी हुआ है। जगदीश टाइटलर हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे चले हैं। इस तरीके से जो आपातकालीन की स्थिति हुई थी उस पर भी माफी मांगी, सिख दंगों पर भी माफी मांगी, और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी खुद जो ओबीसी मामले को लेकर एक चुनावी रैली के अंदर या गुजरात के अंदर जो उन्होंने बयान दिया था ओबीसी को लेकर, उस पर भी उन्होंने बाद में खेद व्यक्त किया था। ये सारी ऐसी बातें हैं जिस पर कांग्रेस अपने बयानों से या तो वापस मुकरती है या उन पर माफी मांगती है। तो आज शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि आज जो बयान देते हैं कांग्रेस के नेता, खासतौर से राहुल गांधी, वो उस पर माफी मांगते हैं। और उन्होंने कहा कि आज जो राहुल गांधी बोलते हैं निश्चित तौर पर वो 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे। तो कुल मिलाकर जो राहुल गांधी इस समय राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को लेकर एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने ये तंज कसा है राहुल गांधी के ऊपर। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा अनुज कि बहुत देर से समझ पाते हैं राहुल गांधी किसी बात को, और बिना तथ्यों को जाने परखे इस तरह से अपनी बात रखना और फिर बाद में उस पर माफी मांगना या फिर मुकर जाना, ये उनकी फितरत में शामिल है। देखिए आंचल, ये बातें तो कई बार सामने आ चुकी हैं कि कांग्रेस के अंदर ही दो गुट बने हुए हैं। ये बातें पहले भी सामने आई हुई हैं। एक गुट प्रियंका गांधी के साथ रहता है, एक गुट राहुल गांधी के साथ रहता है। इनका भविष्य का नेता कौन होगा, इसको लेकर भी कई बार सवाल राजनीतिक तौर पर उठते रहे हैं। इसी वजह से ये एक सबसे बड़ी बात है कि जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, क्या वो उनको क्या सलाह देते हैं, राहुल गांधी खुद क्या फैसला लेते हैं। कांग्रेस के अंदर एक ही मुद्दों को लेकर कई राय रहती है अलग अलग नेताओं की। तो ये बातें इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान का तंज था कि वो जो एक तरीके से फैसला लेते हैं या समझने में जो फैसला लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिलता है। आंचल, तो यही एक सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के ऊपर उनके बयानों को लेकर जो बातें सामने आती हैं मीडिया के अंदर, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी, दूसरे राजनीतिक दल जो भी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं वो इसी बात को लेकर लगाते हैं कि राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा नहीं रहते हैं। बहुत ज्यादा हम देखें तो उसके अंदर एक मैच्योरिटी नहीं होती है, जल्दीबाजी में दिए हुए बयान होते हैं, और शायद इस तरह के एक बड़े नेता को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए जिस पर उनको बाद में खेद व्यक्त करना पड़े या माफी मांगनी पड़े। और बिल्कुल जिस तरह की एक राजनीतिक परिपक्वता एक राजनेता में होनी चाहिए उसकी कमी है, क्योंकि जो तमाम रिएक्शंस आए हैं, अगर हम देखें ओबीसी के बयान को लेकर, फिर बाद में उन्होंने ओबीसी सम्मेलन में पिछड़े समाज से माफी भी मांगी, वो इसी बात की तस्दीक करता है। बिल्कुल, देखिए सदन में विपक्ष के नेता हैं, बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर है, और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी देश के अंदर रही है, कई दशकों तक उस पर राज किया है। और आज सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कांग्रेस की राजनीति को अगर आगे लेकर जो राहुल गांधी चलने की बात करते हैं, अगर इस तरह के बयान आएंगे तो फिर कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, इस राजनीतिक दल का भविष्य क्या होगा। इसी वजह से ये एक गंभीर मुद्दों को लेकर कम से कम राहुल गांधी को बयान देते वक्त जो है एक तरीके से समझदारी का परिचय देना चाहिए। ये शिवराज सिंह चौहान का एक तरीके से तंज था राहुल गांधी के ऊपर, और उन्होंने क्योंकि जो बयान दिया है उस बयान के बाद भी जो है पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से सदन के अंदर भी उनका आचरण देखा गया है, अपनी कुर्सी से उठकर जो वो करते हैं सदन के अंदर, या जिस तरीके से बयान देते हैं, हम जानते हैं कि एक सदन के अंदर उन्होंने मिमिक्री का भी एक मामला सामने आया था, वीडियो बनाने का। इस तरीके के एक गंभीर नेता को, कम से कम देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता को इस तरीके से जो बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इस तरह की जो कोशिशें हैं वो लगातार उनकी छवि को ही धूमिल करती हैं। तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े कांग्रेस के फैसलों को लेकर राहुल गांधी के ये बात कि जो कुछ भी पहले गलत फैसले हुए हैं उनको लेकर जिम्मेदारी उन्हें लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की बातें उन्होंने कई बार बातचीत के दौरान, इंटरव्यू के दौरान कही है। और वहीं बहुत संक्षिप्त में अनुज ये भी समझना चाहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी की आपस की रार है वो उनकी बयानबाजी में भी समझ में आती है, क्योंकि एक गुट किस तरह की बयानबाजी करता है और दूसरा क्या, तो कहीं तालमेल दिखता नहीं है जिस तरह के मुद्दे हैं उन पर अपने विचारों को पेश करने में।
देखिए, पिछले अगर मैं 11 वर्षों से बात करूं, जब से कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दल जो विपक्ष की राजनीति में है, विपक्ष में है, जब से एनडीए की सरकार आई है, तब से ही हम इस बात को देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं, खासतौर से बड़े नेताओं के जो गुट हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं। बयान नेताओं के जो है एक दूसरे से डिफर करते रहते हैं, तो ये एक गंभीर मुद्दा है। चलिए, तो ये एक बहुत बड़ा बयान सामने आया शिवराज सिंह चौहान का, जहां तंज कसते उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे जो बात रखते हैं उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपको दिखाते हैं जो कि पीआईबी फैक्ट चेक से जुड़ी हुई है, जहां डिफेंस ऑफ स्टाफ का एक वायरल वीडियो जो है उसे फेक बताया गया है, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय 7 जेट विमानों के नुकसान की बात और भारत की ओर से युद्ध विराम की मांग को स्वीकार करते हुए दिखाए गए। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि ये एक एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि डीप फेक का इस्तेमाल कर गुमराह करने के लिए, गलत सूचना फैलाने के लिए ये किया जा रहा है। हमेशा आधिकारिक जो रिसोर्सेस हैं, सरकारी जो इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे इसकी पुष्टि की जाए। खबर चंडीगढ़ से, जिसे ऐसे ही ब्यूटीफुल सिटी नहीं कहा जाता। शहर को सिटी ब्यूटीफुल का टैग दिलाने और इसे कायम रखने में शहर के लोगों की अहम भूमिका है, क्योंकि शहर को साफ सुथरा रखना उनकी पहली जिम्मेदारी है और शहरवासी इसे निभाते हैं। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं शहर के 87 साल के रिटायर्ड आईपीएस इंद्रजीत सिंह सिद्धू। पंजाब पुलिस रिटायर्ड डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में रहते हैं और 87 साल की उम्र में वो शहर को साफ सुथरा रखने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। इंद्रजीत सिंह सिद्धू इस उम्र में अपने एरिया की सफाई करने में जुटे हुए हैं। उन्हें जहां भी कूड़ा नजर आता है उसे हटाने में जुट जाते हैं। वहां से गुजरने वाले लोग उनका वीडियो बनाते हैं, लेकिन शायद लोगों को इंद्रजीत सिंह सिद्धू के बारे में कभी आभास नहीं हुआ कि वो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। इंद्रजीत सिंह सिद्धू मूल रूप से पंजाब के संगरूर की तहसील धूरी के गांव भोगरा के रहने वाले हैं। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इंद्रजीत सिद्धू की तारीफ की। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी का कहना है कि देखकर दुख होता है कि शहर की पढ़ी लिखी आबादी शहर को गंदा कर रही है। बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियों से लोग सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं। ये देखकर बड़ा दुख होता है, क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे। उनका कहना है कि मैं जब तक शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहूंगा तब तक सफाई करता रहूंगा। लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं। मैं तो ऐसे ही मन में आता है कि कूड़ा नहीं होना चाहिए, तो कूड़ा नहीं होना चाहिए। किसको बोलें? जिसको बोलेंगे वो कहेगा कि मैं तेरे से घटिया हूँ, तू उठा ले, तो फिर मैं खुद ही उठा लेता हूँ, किसी को नहीं कहता। पहले पहले कहते थे पागल है ये, ऐसे हो गया, अब बंद हो गए। पर फिर भी मरी हुई बिल्ली, एफएल और गंदगी फेंकने से बाज नहीं आते, वैसे उठाओ। मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि हमें तो सफाई से मतलब है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, और उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने कामों के लिए 10 साल के बाद माफी मांगेंगे। राहुल जी बहुत देर से समझ पाते। पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी। ओबीसी के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था। ओबीसी के कल्याण के हर संभव कदम को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया, और बाद में माफी मांगते हैं। राफेल के एक मामले में भी माफी मांगी, और अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे।
वो ठीक कभी करते ही नहीं है और 10 साल बाद माफी मांगते हैं। ये माफी मांगना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।